जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ाई आगे। अच्छा, कल आप थी यहाँ पे। अच्छा बेटे, पता नहीं क्यों शायद मिस हो गया आपका नाम। आज हम ज़रा पढ़ाई थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। कल आपको डिटेल के साथ सारी अप्रोच बता दी थी कि ऑडिट को किस तरह से हम लेके चलेंगे। ऐसा ही है बेटा, कल डिटेल में बता दी थी। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कनेक्शन फ्रॉम माई साइड। सब लोगों को स्क्रीन ब्लर नज़र आ रही है? ओके सना बेटा, आप अपनी तरफ देख लो। अच्छा जी, सो कल हमने ये पढ़ ली थी डिटेल कि हम ऑडिट के सब्जेक्ट को कैसे लेके चलेंगे। अब आप में से जिसने भी कल की क्लास मिस की थी, थोड़ी देर में यूट्यूब पे उसका लेक्चर अपलोड हो जाएगा और पोर्टल पे जो लोग इनरोल्ड हैं उनके लिए पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर आप देख सकेंगे कि ऑडिट में हमारी अप्रोच क्या होगी। कल हमने ऑडिट एंड अश्योरेंस का जो चैप्टर 1 है उसका हमने पहला हिस्सा पढ़ना शुरू किया, जो कि है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हमारे मुल्क में मौजूद जो लॉ है वो बताता है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। और उस लॉ का क्या नाम है, कोई मुझे बता सकता है? कौन सा लॉ बताता है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? उस लॉ का नाम एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या नाम है उस लॉ का? एक हिंट देती हूँ, अभी अली उसामा होता तो कहता कि हर क्लास में फ्लेक्स करती हैं। एक हिंट देती हूँ, मेरे अब्बे ने बनाया है जी, कंपनी लॉ। लेकिन उसका नाम पूछा था मैंने। चमोट लगाऊंगी एक एक सबको। शुक्र है आयशा ने सही लिख दिया। कंपनीज एक्ट 2017 उसका नाम है, मैंने उसका नाम पूछा था। ठीक है, सो कंपनीज एक्ट 2017 ये गवर्न करता है कि पाकिस्तान में मौजूद कौन सी कंपनियों ने ऑडिट करवाना है और पाकिस्तान में मौजूद कौन सी कंपनियों का ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट होगा। ठीक है, सो फिलहाल सबसे पहले कंपनी लॉ का पोर्शन करवाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक दोस्ती डेवलप हो जाए। बिकॉज आप में से बहुत सारे तकरीबन 70-80% बच्चों ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है पिछली अटेम्प्ट में। सो इस वजह से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था कि किसी भी कंपनी का जो पहला ऑडिटर होगा, चाहे वो ऑडिटर आपकी इनकॉर्पोरेशन से आ रहा हो, यानी आप पहले ही साल में ऑडिट के थ्रेशोल्ड पे फॉल करते हो, या ये आपका कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा साल है और आप अब जाके ऑडिट के थ्रेशोल्ड पे फॉल करते होंगे। इसका मतलब है कि जो ऑडिट का थ्रेशोल्ड है वो कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की लिमिट है कि जब तक आपका इशूड शेयर कैपिटल इतना ना हो जाए, मैंने अभी बताया नहीं है कितना, बताऊंगी, जब तक आपका इशूड शेयर कैपिटल इतना ना हो जाए तब तक आपको ऑडिट नहीं करवाना। और अगर आपका इशूड शेयर कैपिटल पहले ही साल में थ्रेशोल्ड को मैच करता है तो आपने पहले ही साल में ऑडिट करवाना है। अगर आपका इशूड शेयर कैपिटल पहले, दूसरे, तीसरे साल में थ्रेशोल्ड को मैच नहीं करता, नहीं आपने पहले, दूसरे, तीसरे साल में ऑडिट करवाना। सो जब आप इस उम्र के, वो याद है बेटा बिजनेस लॉ में हम पढ़ते थे माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते थे। वो माइनर आ तो जाता था ना पार्टनरशिप में, उसको प्रॉफिट भी मिल रहा होता था, हाँ, लेकिन जब तक 18 का नहीं हो जाता था तब तक वो पार्टनर नहीं कहलाता था। और फिर 18 का होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना होता था वेदर आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस कंपनी, विद दिस पार्टनरशिप और नॉट, है ना? सो क्या बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि कंपनी शुरू हो गई है लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि ऑडिट कराना पड़े? क्या ख्याल है एवरीवन? मुझे सबसे जवाब चाहिए, जिस जो जवाब नहीं देगा वो जाए। सब जवाब नहीं देंगे तो मैं जाऊंगी जनाब, है ना? मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो बेटे क्या बात हो रही है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है। अब चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर आपका कंपनी की पहले ही साल में लगा दिया जाए, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर कंपनी के तीसरे चौथे साल में लगाया जाए, सही देख लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है और हमने कहा कि जी फर्स्ट ऑडिटर आपका एजीएम के अंदर लगता है। ये बात भी हमने कल कर ली थी कि जो आपका सॉरी, फर्स्ट ऑडिटर एजीएम के अंदर नहीं लगता। फर्स्ट ऑडिट जो है आपका, फर्स्ट ऑडिट जो है आपका वो आपका एजीएम के अंदर दिखाया जाता है। इसीलिए मैंने तीनों तरह की मीटिंग्स भी दिखाई थी। ये सारी बातें हमारी कल हो गई थी। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्विक सा मैंने कहा एक रिवीजन करा दूं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में कि पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। तो पहला ऑडिटर जी इन कॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी जो पहला ऑडिटर है वो इन कॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट होगा, तो इसको अपॉइंट करेगा कौन? तो इस ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है,
इस ऑडिटर को आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे और ये ऑडिटर पहली एजीएम पे रिटायर हो जाएगा। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि पहली एजीएम जो है वो इन कॉर्पोरेशन के 16 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट आपने करवानी है। इसका मतलब है जो मैक्सिमम टर्म है पहले ऑडिटर की वो कितनी हुई, मैक्सिमम टर्म कितनी हुई, कितने महीने, कितने साल, फर्स्ट ऑडिटर की मैक्सिमम टर्म 16 मंथ्स। क्या इससे कम हो सकती है? क्या इससे कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जल्दी एजीएम करा ली, जल्दी रिटायर हो जाएगा। 16 महीने का टाइम है ना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि 16वें महीने के आखिरी दिन ही कराएंगे आप एजीएम, ठीक है ना। वो जैसे हम आई कैप का फॉर्म आखिरी मंडे को जमा करवाते हैं, लास्ट डेट का जो मंडे होता है ना, ठीक है। वो हमेशा मुझे याद है, मैं लास्ट डे जमा कराने जाती थी तो आई कैप इस्लामाबाद में सर खुर्रम होते थे, तो वो सर खुर्रम कहते थे कि पिछला पूरा महीना हम फारिग बैठे हुए थे और आ जाते हैं आप लोग फॉर्म जमा कराने आखिरी दिन। तो मैंने कहा सर बस वो वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, वी डू नॉट स्टार्ट वर्किंग अनलेस आवर टेल इज ऑन फायर। तो जब तक दुम पे आग नहीं लगती ना तब तक हम काम नहीं करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब इस दफ़ा जब मैं आई कैप का क्रैश कोर्स करवाने गई तो मैं सर खुर्रम से खास मिलने गई। मैंने कहा सर आपको याद है मैं आपसे लाइब्रेरी में कितनी लड़ाइयाँ करती थी? कहने लगे जी जी मुझे बिल्कुल याद है। मैंने कहा सर आपको यकीन आ रहा है कि मैं अब टीचर बन के आ गई हूँ? तो हंस रहे थे आगे से, कहते नहीं आप मुझे सही याद है, आप हर वक्त लड़ाई करती थी हर बात पे। एक बार मैंने आई कैब की लाइब्रेरी में क्या किया, एक एसी जो है ना वो एसी के ना रिमोट नहीं होते थे वहाँ पे। अच्छा, अब जिस जगह मैं बैठी हुई थी ना वहाँ का एसी बंद है। अब मुझे लग रही है गर्मी, मुझे एक तो गर्मी लगती ज़्यादा है, फिर अबाया पहना होता है और लगती है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल में ना रिमोट, उस टाइम पे ना मोबाइल में रिमोट इतना कोई कॉमन नहीं होता था, लेकिन मेरा हुआवे का मोबाइल नहीं, वो हाँ हुआवे का या रेडमी का मोबाइल था, तो मेरे मोबाइल में रिमोट होता था। मैंने रिमोट डाउनलोड किया, मैंने एसी चलाया, इधर मैंने एसी चलाया, टी आवाज़ आई, इधर पूरी लाइब्रेरी उड़ गई, सारी बिजली उड़ गई लाइब्रेरी की। अब बिजली उड़ी हुई है लाइब्रेरी की और मैं अकेली लड़की, ठीक है, अकेली लड़की लाइब्रेरी में। ये सीए फाइनल की बात है, यानी मेरी शादी के बाद जब मेरी बेटी पैदा हो चुकी थी उसके बाद की बात है। अब मैं अकेली हूँ और बाकी लड़के ही लड़के। अच्छा, पहले एक सेकंड, सीए का तो लड़का भी ऐसा मलंग होता है ना, उसने पहले मुझे देखा एक सेकंड, फिर उसने कहा भाड़ में जाए जो करती है करे, ठीक है। उन सब ने अपने बाजू चढ़ाए और एक लड़का उठा, उसने ब्लाइंड्स खोले, धूप आने लगी तो रोशनी हो गई और सारे पढ़ने लगे। नोबडी केयर्ड कि यार ये बेचारी, मतलब इसने ये क्या किया। इन सब ने कहा ठीक है भाड़ में जाए, इनको इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, बस खुद ही जाएगी नीचे और जाके बात करेगी कि मैंने ब्रेकर उड़ा दिया। देयर वॉज अ रीजन ना वहां पे रिमोट नहीं था, क्योंकि एसी खराब था। अच्छा, अब मैं लड़कों को देखूं कि यार कोई तो आए मेरी मदद को, कोई भी नहीं आया। उसके बाद फिर मैं बस क्या हुआ, मैं मुंह छुपा के नीचे गई, सर खुरम के ही पास गई। मैंने कहा सर वो मैंने एसी उड़ा दिया। कहते क्या मतलब? मैंने कहा सर वो एसी चलाया मैंने रिमोट से और लाइब्रेरी में सब कुछ उड़ गया। सर बेचारे ने एक सेकंड मुझे यूं देखा, कहते कोई वजह थी ना वहाँ रिमोट नहीं रखा हुआ था? मैंने कहा सर मैं समझी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, मुझे गर्मी लग रही थी। तो बेचारे फिर उसके बाद आए, वो उस बंदे को लेकर आए जो सपोर्ट स्टाफ होता है, फिर उसके बाद उसको लेकर आए, फिर उसके बाद वो ब्रेकर श्रेकर खोला, सारा कुछ किया और उसके बाद अगले दिन उस एसी पे लिख दिया था आउट ऑफ ऑर्डर। फिर मैं जान के जो है ना वो, लेकिन मैंने उस दिन सीए के लड़कों का ऐसा रूप देखा, मलंग, उनको कोई परवाह नहीं है कि लाइट चली गई, गर्मी हो रही है। उन सब ने पहले मैंने बकायदा देखा बाजू चढ़ाए, लड़कों ने यहाँ तक बाजू चढ़ाए और उन्होंने पर्दे खोले, ब्लाइंड्स खोले और वो पढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने कहा भाड़ में जाए। सो मैंने कहा कयामत का मंजर भी ना ऐसे ही होगा। नफसी नफसी जो कहते हैं ना कि नफसी नफसी, सब अपने नफ्स की अपनी ही सब फिक्र कर रहे होंगे, माँ बच्चा छोड़ देगी। तो आई कैब में तो कयामत का मंजर हम हर रोज ही देखते हैं। ठीक है, आई थिंक मैं भी यही करती, अगर कोई लड़का एसी उड़ा देता तो मैं भी ये करती कि भाड़ में जाए, करे जाके जो भी करना है। तो ऐसे काम हमने काफ़ी किए हुए, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या है बेटा कि हम ऑडिटर की बात कर रहे थे कि ऑडिटर को 16 महीने के अंदर अंदर, यानी कंपनी को 16 महीने के अंदर अंदर एजीएम करवानी है। इसका मतलब है कि ऑडिटर भी 16 महीने के अंदर अंदर रिटायर हो जाएगा। कौन सा वाला ऑडिटर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, शाबाश। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसीक्वेंट ऑडिटर की। और ये सबसीक्वेंट ऑडिटर कौन सा होता है? ये वो ऑडिटर होता है कि जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, 100वें साल अपॉइंट होता है। यानी कंपनी की जिंदगी में हर साल ऑडिटर अपॉइंट होगा। का हर कंपनी की जिंदगी में जिसने ऑडिट करवाना है, हर उस कंपनी की जिंदगी में हर साल ऑडिटर अपॉइंट होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है?
यानी जो लोग कंपनी लॉ पढ़ के आए हैं उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं बता रही हूं कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन कितने साल में होता है? बोलो यार, 3 साल में, है ना? लेकिन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हर साल होगी, हर साल। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑडिटर है उसमें बस 16 महीने का टाइम है, लेकिन उसके बाद हर साल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी। तो ये जो पहला ऑडिटर आपकी पहली एजीएम पे रिटायर हो गया है, उसी एजीएम में दूसरे साल का ऑडिटर अपॉइंट भी हो जाएगा। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि दूसरे साल का ऑडिट कब होगा? यानी पहले साल हमारा खत्म हुआ, पहले साल का ऑडिट हुआ, पहले साल की एजीएम हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हुए, और ऑडिटर ने टाटा बाय बाय कह दिया, और नया ऑडिटर उसी वक्त अपॉइंट हो गया। जी, क्या बहुत टाइम पहले अपॉइंट हो गया? अगला ऑडिट तो अब साल बाद ही होना है। नहीं नहीं, इजी टर्म्स में बात करो ना, मुझे नंबर ऑफ डेज नहीं बताओ, आसान। अगला ऑडिट साल बाद होना है, अगली फाइनेंशियल्स भी साल बाद ही बननी है, राइट? चंदा इजी टर्म्स में बात करो ना, आसान अल्फाज में, मैं सी लॉ भी नहीं ना पढ़ा रही। अगला ऑडिट साल बाद होना है, एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड। अगला ऑडिट साल बाद होना है, अगली अपॉइंटमेंट भी साल बाद ही होनी चाहिए, लेकिन अगली अपॉइंटमेंट साल बाद नहीं करते, हम अगली अपॉइंटमेंट इसी एजीएम में करके रख लेते हैं। सो बेसिकली एक ऑडिटर रिटायर हुआ, फौरन से जिस मीटिंग के अंदर पुराना रिटायर हुआ है उसी मीटिंग के अंदर नया आ जाएगा, और 1 साल तक तो फारिग बैठा रहेगा। क्या ख्याल है? सही कह रही हूं? हाँ, 1 साल तक तो फारिग होगा ना, कोई काम नहीं होगा। अगले साल की फाइनेंशियल्स बनेंगी तो उसको बुलाया जाएगा, तो ये ऑडिट करेगा, तो अगली एजीएम होगी, और फिर अगली एजीएम पे ये रिटायर हो जाएगा और फिर नया आ जाएगा। समझ रहे हैं? हर साल आप एक एक साल पहले ऑडिटर अपॉइंट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और वो ऑडिटर पूरा साल आपके पास ही रहता है। पास से मुराद आपके ऑफिस में नहीं बैठा होता, वो अपनी फर्म में होता है, लेकिन वो अपॉइंटेड होता है कि भाई साहब दिसंबर में जब फाइनेंशियल्स बन जाएंगे हम आपको बुलाएंगे। अभी दिसंबर में फाइनेंशियल्स बनने में टाइम है, लेकिन आप अभी से हमारे ऑडिटर हैं। सो इसका मतलब है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो किस मोमेंट पे होगी? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन से साल पहले होगी। अब ये साल पहले वाली बात आपने लिखनी नहीं है पेपर में कहीं भी, क्योंकि पता नहीं है ना कि साल पहले हो रही है या नहीं हो रही है। क्या पता एजीएम जो है वो अप्रैल में जाके हुई हो, तो सिर्फ 8 महीने का टाइम हो। तो ये साल वाली बात सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए कर रही हूं। एक जाएगा एक दरवाजे से और उसी दरवाजे से दूसरा आ जाएगा, और पूरा साल वो ऑडिटर हमारे पास रहेगा, वो हमारी उसमें रहेगा, वो हमारा अपॉइंटेड ऑडिटर होगा, और जब उसका काम करने का टाइम आएगा वो आ जाएगा और काम कर लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है एवरीबडी? साल वाली बात लिखनी नहीं है पेपर में, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूं। ठीक, ओके। सो अब सब्सीक्वेंट ऑडिटर की बात कर लेते हैं। कहते हैं जी सब्सीक्वेंट ऑडिटर किस तरह आता है? कहते हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर इस तरह आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। बेटा पीछे हमने क्या था? क्या सबको श्रेय आवाज आ रही है बेटा? सरा बेटा आपका कोई प्रॉब्लम है? अच्छा मैम, जिस कंपनी का शेयर कैपिटल लिमिट क्रॉस नहीं करता तो क्या उसको भी ऑडिटर अपॉइंट करना है? नहीं चंदा, जब उसको ऑडिट ही नहीं कराना तो ऑडिटर क्यों अपॉइंट करेगा वो? जब उसको ऑडिट ही नहीं कराना तो ऑडिटर क्यों अपॉइंट करेगा? ठीक है सना बेटा, आपके लैपटॉप का कोई इशू है? अच्छा, सो अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को क्या करते हैं, क्या वर्ड पढ़ा था? और वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरी के पेपर में वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट, अपॉइंट, अपॉइंट करने का क्या मतलब होता है? दे हैव द फाइनल से इन इट। भाई ने कह दिया करने का तो करने का है ना। लेकिन यहां पे क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेरा लेजर वाला हाथ देखना, ये लेजर मेरा देखा करो कहां कहां चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये रिकॉर्डिंग शुरू की कि नहीं? हाँ कर दी। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं ऑडिटर को, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं ऑडिटर। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ? जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में, नो लिख दीजिए जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। ओके, तो बेसिकली
आयशा यहीं पे सुननी है तूने? अच्छा, सो बेसिकली क्या होता है बेटे, बेसिकली ये होता है कि साल में एक बार आपको करवानी है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। उस एजीएम के होते हैं चार एजेंडा जो कि उस एजीएम में लाजमी डिस्कस होने होते हैं, ठीक। जिसमें सबसे पहला एजेंडा ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है, ठीक है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने पेश करनी है, वो लोग उसको अप्रूव करेंगे। ये होता है पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा होता है आपने डायरेक्टर्स का इलेक्शन कराना है अगर 3 साल हो गए हैं तो, सही। तीसरा एजेंडा ये होता है आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है। और चौथा एजेंडा ये होता है आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है। किसी भी कंपनी को, हर कंपनी को एजीएम करानी है और हर कंपनी को एजीएम में ये चार काम करने हैं। यानी अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना तो चलो अलग बात है, लेकिन ये 3 काम तो करने हैं, सही है। एजीएम का भेजा जाता है बेटा नोटिस। जब शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुलाया जाएगा तो उनको दावतनामा भेजना पड़ेगा। ये दावतनामा कहलाता है नोटिस। और ये नोटिस एजीएम से कम 21 दिन पहले सारे शेयर होल्डर्स के घर पे या जो भी एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है उस पे पहुंचाना होता है, सही है। अब ये जो नोटिस भेजा जाता है, इस नोटिस के अंदर आपने लिख दिया होता है कि हम क्या क्या करेंगे। आप कौन, किसने लिख दिया होता है, क्या बताएगा नोटिस कौन भेजता है, किसकी जिम्मेदारी है, मीटिंग कराना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी के जरिए नोटिस भेजते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं कि हम लोग एजीएम कराने जा रहे हैं, ठीक है। और एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस यही होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने कंसिडर करना है, आपने जो है वो डायरेक्टर्स का इलेक्शन करवाना है, आपने जो है वो ऑडिटर अपॉइंट करना है और आपने जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो ये चारों बातें वो लोग लिख देते हैं नोटिस में। और जिस ऑडिटर को इन्होंने रखवाना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जहन में जिसका नाम होता है उसका नाम भी लिख देते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ताकि जो शेयर होल्डर्स आ रहे हैं वो सोच के आए कि अच्छा जी इसके ऊपर वोटिंग होनी है, ठीक है। सो पहला ऑडिटर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से रखते हैं, शेयर होल्डर से नहीं पूछते। दूसरा ऑडिटर, क्योंकि अब कंपनी स्टेबल हो गई है, अब थोड़ी सेटिंग बन गई है, ठीक है, अब थोड़ा सुकून आ गया है, अब हम बुलाया करेंगे मीटिंग्स। सो पहले साल काफी आसानियां हैं। याद है ना जिन लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, पहले जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो भी, उनका भी इलेक्शन नहीं होता, उनको भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम रखे जाते हैं, राइट। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, पहला ऑडिटर आसान था, दूसरा ऑडिटर प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा, सही, ओके। सो कहते हैं कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं ऑडिटर्स को एजीएम के अंदर, लेकिन रिकमेंडेशन से पहले, यानी रिकमेंड वो कहाँ करेंगे, नोटिस में, सही। सो नोटिस में जब उन्होंने ऑडिटर का नाम लिखना है तो नाम लिखने से पहले वो लोग उस ऑडिटर से बात कर लेंगे कि क्या आप हमारी कंपनी का ऑडिट करने में राजी हैं। और ये रजामंदी लेनी बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि मेरा दिल ना चाह रहा हो, खैर ऐसा तो कोई ऑडिटर नहीं होता जो ऑडिट को मना करे या काम को मना करे, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कोई कोड ऑफ एथिक्स के मसले हो, ऐसा हो सकता है ना कि कोई कंपनी लॉ के मसले हो, हम कर ही ना पाए इनका ऑडिट, ऐसा हो सकता है कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी ना हो कि हम इनका ऑडिट जो है कर पाए। तो इसलिए ऑडिटर का कॉन्सेंट लेना बहुत जरूरी है। तो पहले इन डायरेक्टर्स ने ऑडिटर के साथ खुद से जबानी कलामी बात कर ली होगी कि हम आपको रखना चाहते हैं, या रिटर्न बात कर ली होगी, हम आपको रखना चाहते हैं, अगर आप राजी हैं तो हम आपको पेश करेंगे अपने शेयर होल्डर्स के सामने, और अगर शेयर होल्डर्स ने आपको अप्रूव कर दिया तो आप हमारे ऑडिटर होंगे, ठीक है। सो ये ऑडिटर से कॉन्सेंट ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एजीएम के नोटिस के अंदर अपने प्रोपोज्ड ऑडिटर का या रिकमेंडेड ऑडिटर का नाम लिख देंगे। जब मेंबर्स आएंगे तो मेंबर्स एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेंगे, और ये जो अपॉइंटेड ऑडिटर्स होंगे ये अगली एजीएम पे रिटायर हो जाएंगे। सो बेसिकली ऑडिटर की जिंदगी एक कंपनी में एक एजीएम से दूसरी एजीएम तक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वही ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक किस्सा सुनाती हूँ कि मेरी जब शादी हुई तो मेरे वालिद साहब जो है वो मेरे इन लॉस की जो कंपनी है उसके ऑडिटर को जानते थे। तो मेरे वालिद साहब ने उनसे पूछा था कि ये कैसे लोग हैं, और इंक्वायरी कराते ही हैं बेटी की शादी से पहले, बिल्कुल टोटली अरेंज मैरिज थी। तो अब वो, मैं हमेशा अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाती हूँ कि मैंने आपका ऑडिट करवाया था शादी से पहले। तो वो जो ऑडिटर है वो तो 80s से मेरे फादर इन लॉ की कंपनी का ऑडिट कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे कर रहे थे, ये तो लॉ की नॉन कंप्लाइंस हो गई। क्या ख्याल है, नॉन कंप्लाइंस हो गई लॉ की? हाँ एवरीवन,
हुई कि नहीं हुई, बताओ ना, है ना। लेकिन एक लूप होल है ना लॉ में कि उसी को रिटायर करके दोबारा अपॉइंट कर लिया। क्या करना है, प्राइवेट कंपनी है, 5-6 शेयर होल्डर्स हैं, रोजाना आते हैं वो लोग ऑफिस, वही शेयर होल्डर्स हैं, वही डायरेक्टर्स हैं, हम सब बैठे, हमने साइन कर दिया, खत्म, रेजोल्यूशन पास, वही ऑडिटर दोबारा। यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे ना। तो इसीलिए आपका हर हर एजीएम के ऊपर पुराना ऑडिटर रिटायर होगा, हर एजीएम के ऊपर पुराना ऑडिटर रिटायर होगा, उसकी जगह नया ऑडिटर आएगा। आमना क्या चीज रिपीट कर दूं, यही वाली बात जो मैं अभी कह रही हूं, हर एजीएम के ऊपर पुराना ऑडिटर रिटायर होगा और नया ऑडिटर आ जाएगा। आमना पूछो बेटा सवाल जल्दी, माइक ऑन करूं? कोई लिमिट नहीं है जरनब, कर सकते हैं रीअपॉइंट। अच्छा, ओके ओके, रीअपॉइंट कर सकते हैं बेटा, बार बार रीअपॉइंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कोड ऑफ एथिक्स के कुछ मसले इसके अंदर आ जाते हैं, वो बाद में फिलहाल कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, आमना कह रही है कि मेंबर्स ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं, क्योंकि आमना मेरा बच्चा अभी आपने बिजनेस लॉ कंपनी लॉ पढ़ा नहीं ना चंदा, इसलिए ये बात आपको समझ नहीं आई। देखो, एक बात ये बताओ आमना, कि अगर हम ये कहें कि जी हम सब ने मिलकर एक फैसला करना है, मैं हूं, आमना है, जरनब है और सुंदस है, हम चारों ने मिलकर आमना एक फैसला करना है, सही, तो हम चारों वोट देंगे, सिर्फ आमना से बात कर रही हूँ, जवाब दो जल्दी जल्दी, हम चारों वोट देंगे, कोई फेवर में होगा और कोई अगेंस्ट होगा। लेट सपोज मैं, तुम और जरनब एक चीज की फेवर में है और सुंदस फेवर में नहीं है, तो हम 3 अगर दे दें तो हमारी मेजोरिटी हो जाएगी, तो ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, ठीक है। ये होती है कंपनीज में, सारे काम रेजोल्यूशन से होते हैं। 2 तरह की रेजोल्यूशन होती हैं, एक होती है आपकी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होती है आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है उसके अंदर सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, 51% अगर तक लोग राजी हो जाएं किसी चीज के हक में तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़े तो उसके अंदर होता है कि अगर 75% तक लोग राजी हो जाएं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए तो वो कहते हैं जी ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। आप कंपनी लॉ में ये डिटेल से पढ़ेंगी, इसमें परेशान नहीं होना, कंपनी लॉ में तो है ही यही सारा, ठीक है। तो अभी बस आप इतना लिख लीजिए कि एजीएम के अंदर मेंबर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर्स को बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मेरी ये बात सबको समझ आ गई? आमना कुछ कुछ समझ आ गई बात, ठीक है, ओके। स्टिल समझ में नहीं आई हो तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज, क्योंकि बाकी पूरी क्लास भी है ना बेटे, उन लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, मगर फिक्र मत करें, ये सब आपका रिजॉल्व होगा, ठीक है, ओके। सारे लोगों को बात समझ आई, आगे बढ़े। हेलो, ओके जी। हाँ, तो जैसे ये एजीएम होगी, ऑडिटर टाटा बाय बाय करेगा, उसी को दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। और ये मैंने लिखा हुआ है कि सब्सीक्वेंट एजीएम करानी होती है आपको फाइनेंशियल ईयर एंड के 120 दिन के अंदर अंदर, या फिर हर कैलेंडर ईयर में एक बार। जिन लोगों ने सी लॉ नहीं पढ़ा हुआ वो बिल्कुल परेशान ना हो, ये कॉन्सेप्ट सी लॉ में तफसील से आएगा, ठीक है। सो इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सी लॉ में तफसील से आएगा, वरना मुझे मैसेज करके पूछ लेना। अच्छा, दूसरा भी एक और तरीका है सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने का। पहला तरीका मैंने क्या बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, नोटिस के अंदर लिख देंगे उसका नाम, उसका कॉन्सेंट भी ले लेंगे, मेंबर्स आएंगे, उसके ऊपर वोटिंग करेंगे और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाएगा, सही। लेकिन एक और तरीका भी है, कहते हैं कम से कम 10% तक वोटिंग पावर रखने वाले शेयर होल्डर्स भी ऑडिटर को प्रपोज कर सकते हैं। यार क्या है इसको मसला, मुझे लगता है मुझे अपने सेटअप का सदका देना पड़ेगा, कैमरे को बड़ा मसला हो रहा है, रुक जाओ यार, बार बार हो जा रहा है।
मेरे सेटअप को नजर लग गई है, बार बार तंग कर रहा है। जनाब, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? ओके, अच्छा जी, कहते हैं पहला ऑप्शन तो ये था कि डायरेक्टर्स ने प्रपोज कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि कम से कम 10% तक वोटिंग पावर रखने वाले शेयर होल्डर्स भी ऑडिटर को प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह करेंगे? वो भी ऐसे ही करेंगे कि जो ऑडिटर रखने का उनका दिल जा रहा है उस ऑडिटर से बातचीत कर लेंगे, उसका कॉन्सेंट भी ले लेंगे, उससे पूछ लेंगे कि भाई आप हमारे लिए ऑडिट करेंगे, हम अपने शेयर होल्डर्स के सामने आपको रखेंगे, अगर उन सबको मुनासिब लगा तो आप अपॉइंट हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे डायरेक्टर्स ने किया था, बिल्कुल वैसे। ठीक है, अब क्या होगा, आप ऑडिटर्स का कॉन्सेंट लेके कंपनी को नोटिस भेजेंगे कम से कम एजीएम से 7 दिन पहले। ठीक है, अब अगर आप गौर करें बेटा, तो क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि इन शेयर होल्डर्स को इस होने वाली एजीएम का नोटिस कब आया होगा? एनीवन? 21 दिन पहले। 21 दिन पहले किससे? 21 दिन पहले किससे? 21 दिन पहले एजीएम से 21 दिन पहले, सही। अब जैसे ही इनके पास नोटिस आया होगा, क्या उसके अंदर किसी और ऑडिटर का नाम लिखा हुआ होगा? क्या डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया होगा? बिल्कुल किया होगा, है बिल्कुल किया होगा। उसको देखकर इनको लगा कि यार सही है, वो भी सही है, लेकिन हम चाह रहे हैं इस बार हमारा ऑडिटर आए, सही। तो इसका मतलब है कि एजीएम का नोटिस आने के बाद इन्होंने उससे बातचीत की होगी, सारा कुछ किया होगा, है ना। हो सकता है पहले से बात करके रख ली हो कि एजीएम तो होने ही वाली है, हो सकता है बाद में बात की हो, वॉटएवर। इन्होंने जैसे एजीएम का नोटिस इनके घर पहुंचा है, उस टाइम पे अपनी कार्रवाई डाली है, उस टाइम पे इन्होंने एक और ऑडिटर से गपशप लगाई है, उससे कॉन्सेंट लिया है, जब वो राजी हो गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब वो राजी हो गया तो उसके बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने एक नोटिस बनाया और वो नोटिस कंपनी को, रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का जो है, उस पे जाके डिलीवर कर दिया कि हम चाहते हैं कि ये वाला ऑडिटर रखा जाए। लेकिन ये वो वाले शेयर होल्डर्स है जिनके पास कम से कम 10% ऑफ द वोटिंग पावर, यानी जो शेयर कैपिटल होता है वो वाला, जिसके साथ वोटिंग राइट्स अटैच्ड होते हैं, जिनके पास वो है, वो वाले शेयर होल्डर्स ये वाला नोटिस दे सकते हैं कि हम अपनी मर्जी का ऑडिटर रखना चाहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, नहीं 10% लाजमी नहीं है एक ही बंदे के पास हो, 10% मिला के भी हो सकते हैं। हो सकता है मेरे पास 5% हो, सभी के पास भी 3% हो, आमना के पास 2% हो, तो मिला के हमारे 10 हो गए। हाँ ठीक है, ओके। सो अब क्या हुआ, कहते हैं कि जी आपने एजीएम से 7 दिन पहले पहले कंपनी के पास ये नोटिस पहुंचा देना है। कंपनी नोटिस भेज देगी रिटायरिंग ऑडिटर्स को कि जी इस बार हम आपको नहीं रख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि हम इस बार किसी और को रखें, और कंपनी ये सारी तफसीलात अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर देगी कि जी हम पुराने ऑडिटर को इस बार नहीं रख रहे हैं और हम जो है वो नए ऑडिटर को इस बार अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं एक ही नोटिस जाता है जरनब, हमेशा याद रखो, जब भी 10% तक वोटिंग पावर रखने वाले लोगों की बात होती है तो उसका मतलब है वो सब मिला के एक ही नोटिस। वो क्लास में जब हम किसी की कंप्लेंट टीचर की किया करते थे तो सारे लोग मिलके एक खत लिखते थे, नीचे सबके साइन होते थे ना, याद है। और एक डरपोक बच्चा होता था जो कहता था नहीं मैंने साइन नहीं करना, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में जाया करती थी और पीछे मुड़ के देखती थी तो मेरे पीछे कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी। ये वही होता है, ये सब लोग मिलके एक रेजोल्यूशन, एक नोटिस बना लेंगे, सब लोग उस पर साइन कर देंगे, जमा एक ही कराएगा। जी जानी अपॉइंट तो नहीं हुआ ना, लेकिन उसको ये बता देंगे कि आप रिटायर हो रहे हैं और शायद आप रीअपॉइंट ना हो सकें, क्योंकि हमारे मेंबर्स ने कह दिया है कि एक और ये ऑडिटर रखना चाहते हैं, या मेंबर्स ने नहीं कहा है, डायरेक्टर्स ने खुद ही सोचा है कि ये किसी और को रखना चाहते हैं, वॉट एवर, उनको बता दिया जाएगा कि आप इस बार रीअपॉइंट शायद ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात सारे लोग? क्लास का टाइम 1:30 तक है बेटा। जनाब,
अब जैसे ही रिटायरिंग ऑडिटर को ये पता चलेगा कि वो रीअपॉइंट नहीं हो रहा है, उसके पास ये राइट होगा, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि इसको दोबारा नहीं रखना या मेंबर्स ने ये फरमाइश की है कि इसको दोबारा नहीं रखना। इन ईदर केसेस दिस पर्सन इज गोइंग ना। क्या ख्याल है? चाहे मेंबर्स की फरमाइश पे जा रहा है, चाहे डायरेक्टर्स की फरमाइश पे जा रहा है, जा रहा है ना? हाँ, जा रहा है। और आपको भी पता है कि ऑडिटर क्यों आता है, क्यों आता है? बहुत प्यारा लगता है ऑडिटर डायरेक्टर्स को, दिल का टुकड़ा है, उनकी आंखों का तारा है, या मनहूस लगता है उनको? बताओ, गलतियां निकालने आए ना। हाँ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अच्छा तो लग नहीं रहा होगा। और ऑडिटर है किसका नुमाइंदा? शेयर होल्डर्स का, क्योंकि डायरेक्टर्स के पास सारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मौजूद है। कंपनी चलाते डायरेक्टर है, कंपनी होती शेयर होल्डर्स की है। साल के एंड पे डायरेक्टर फाइनेंशियल्स बनाते हैं, ऑडिटर से ऑडिट करा के ही देते हैं शेयर होल्डर्स को। तो इसका तो ये मतलब है कि डायरेक्टर्स की पोले खोल देगा ये, राइट? एवरीबडी पार्टिसिपेट इन द क्लास, पोले खोल देगा। और जब ये पोले खोल देगा तो किसी को अच्छा लगेगा? ये तो जहर लग रहा होगा सबको। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1 साल तो ऑडिटर्स को बर्दाश्त कर लिया डायरेक्टर्स ने, उन्होंने बोला तुझे तो बेटा अगली बार बताते हैं, हम तुझे रीअपॉइंट ही नहीं होने देंगे? क्या इस बात का चांस है? बिल्कुल है। क्या इस बात का चांस है कि इसको जानबूझ के रीअपॉइंट नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल है। इसलिए लॉ ने रिटायरिंग ऑडिटर को, जिसको रीअपॉइंट नहीं किया जा रहा, उसको एक राइट दे दिया कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है जिस जनरल मीटिंग के अंदर ये रिटायर हो रहा है, यानी एजीएम के अंदर, ये उस मीटिंग से 2 दिन पहले पहले तक कंपनी को एक रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है कि भाई मुझे क्यों निकाला। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बता सकता है कि भाई आपके जो डायरेक्टर्स हैं ये बड़े फ्रॉडी लोग हैं, इन्होंने मुझे जानबूझ के निकाला है क्योंकि मैंने इनकी हरकतें पकड़ ली थी, इसलिए ये मुझे रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, मैं शेयर होल्डर्स को ये बताना चाहता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओए, नाम नहीं लेते, ठीक है? ओके, अच्छा जी। अब क्या हुआ, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, इस रिप्रेजेंटेशन को एजीएम में रीड आउट किया जाएगा। ये लाजिम है कंपनी के ऊपर कि जो भी इसने लिखा है वो पढ़ के सुनाया जाएगा एजीएम के अंदर, और ये खुद भी आएगा एजीएम में। ऑडिटर का एजीएम अटेंड करना, यानी ऑडिटर को एजीएम में बुलाना लाजिम है कंपनियों पर। और लिस्टेड कंपनी का अगर ऑडिटर है तो उसके ऊपर भी लाजिम है कि वो लाजमी एजीएम अटेंड करेगा। यानी हर किस्म की कंपनी के ऊपर लाजिम है कि वो ऑडिटर को एजीएम में इनवाइट करेंगे, हर किस्म की कंपनी के ऊपर। लेकिन हर किस्म के ऑडिटर के ऊपर ये लाजिम नहीं है। लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर के ऊपर ये लाजिम है कि वो हर एजीएम अटेंड करेगा। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी इसका ऑडिटर है तो उसकी मर्जी है, तो बुलाया तो वो जाएगा बाय एवरी टाइप ऑफ कंपनी। जाएगा वो सिर्फ लाजमी उस सूरत में अगर वो लिस्टेड का ऑडिटर है। अगर वो अनलिस्टेड का ऑडिटर है तो मर्जी है, जाया गया गया गया, नहीं गया नहीं गया। ठीक है, अच्छा। सो रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो एक खत लिखेगा, वो बताएगा कि जी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मैंने इनकी ये गलती निकाली वो निकाली, इसलिए ये मुझे निकालने पर तुले बैठे हैं, एंड आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस। और उसकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है या तो वो खुद पढ़ के सुनाएगा, और अगर खुद पढ़ के नहीं सुनाएगा तो कोई और उसकी जगह पढ़ के सुनाएगा, लेकिन लाजमी उसकी रिप्रेजेंटेशन सुनवाई जाएगी। ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन आ सकती है का मतलब मुझे समझ नहीं आया बेटे, क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा, अब यहां पर मैंने एक चीज ऐड कर दी है। बच्चों ने मुझसे पूछा अगर ऑडिटर झूठ बोल रहा हो, जी बिल्कुल झूठ बोल सकता है ऑडिटर, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के दरमियान बड़ी गड़बड़ बनेगी, बड़ा लड़ाई झगड़ा होगा। और फिर डेफिनेटली कुछ तो होगा, या तो डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स को कन्विंस कर लेंगे कि भाई हमने नहीं किया ऐसा कुछ, ऑडिटर झूठ बोल रहा है, या ऐसा होगा कि जी शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल देंगे। आपको पता है ना कि शेयर होल्डर्स तो निकाल ही सकते हैं, डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है मेरा बच्चा, ऑडिटर किसका नुमाइंदा होता है? आईकैप का। ऑडिटर के ऊपर लगता है कोड ऑफ एथिक्स, और आपको पता है कोड ऑफ एथिक्स कितना सख्त है? कोड ऑफ एथिक्स इतना सख्त है कि वो ये कहता है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी भी ऐसी रखनी है दैट यू आर एन ऑडिटर, और आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी ऐसे होने चाहिए दैट वुड नॉट ब्रिंग डिस्क्रेडिट टू योर प्रोफेशन। सो इतना भी आसान नहीं है।
आपको याद है कंपनी लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग कंपनी सेक्रेटरी लिखता है और ये बड़े ऊंचे लेवल का बंदा होता है, ये ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज का मेंबर होता है, बताया था। और मैंने आपसे कहा था इसीलिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग झूठे नहीं होते। क्यों झूठे नहीं होते? क्योंकि डंडा है उसके ऊपर उसके बोर्ड का। हम मेंबर्स हैं आई कैप के, हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं हजरत, जब ये पिछले सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मैंने बड़ी कोशिश की इंटरनेट पे ना, सोशल मीडिया पे, कि मैं आई कैप को टैग कर करके कहूँ कि जी क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कि आई कैप इनकी मेंबरशिप कैंसिल करे। लेटर ऑन मुझे पता चला वो आई कैप के तो मेंबर ही नहीं है, वो तो आई कैप के ऑनररी मेंबर हैं। असल में तो वो ICAW है, जो इंग्लैंड एंड वेल्स का होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो हुआ था। ठीक है बेटा, तो ये कोड ऑफ एथिक्स बड़ा सख्त है, ऑडिटर इस तरह झूठ नहीं बोल सकता, ऑडिटर पकड़ा जाएगा। अगर पकड़ा गया तो ऐसी तैसी। जनाब मैम ऐसा प्रैक्टिकली होता है? जी हबीबा बिल्कुल होता है। पर्सन नॉमिनेटेड बाय ऑडिटर कैन कम इंस्टेड ऑफ, नहीं ऐसा नहीं होता सभी कि किसी को आपने नॉमिनेट कर दिया कोई भी आ जाएगा, नहीं नहीं, आपकी फर्म में से ही कोई आएगा। ठीक है। अच्छा मैम लिस्टेड वाला पॉइंट रिपीट कर दें। लिस्टेड वाला पॉइंट मैंने ये बोला मेरे बच्चे कि हर किस्म की कंपनी ने, चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, हर किस्म की कंपनी ने इनवाइट करना होता है अपने ऑडिटर को अपनी AGM में, हर कंपनी ने। ठीक है, लेकिन ऑडिटर पे हर सूरत में ये फर्ज नहीं है कि उसने AGM में जाना ही जाना है। अगर वो एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है तो उसने AGM में जाना ही जाना है, उसके पास चॉइस नहीं है। लेकिन अगर वो अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है तो उसके ऊपर ये फर्ज नहीं है कि वो मीटिंग में जाए, उसके पास चॉइस। सो लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर ने मीटिंग में लाजमी जाना है, अनलिस्टेड के ऑडिटर ने मीटिंग में लाजमी नहीं जाना। समझ आ रही है मेरी बात? जनाब ओके। अच्छा अब यहां पर एक चीज और है जो कि मैंने लिखी हुई है कि ऑडिटर एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। ये इसलिए लिखा हुआ था कि बीच में किसी बच्चे ने पिछले सेशन में सवाल पूछ लिया था, तो मैंने यहां बता दिया था, अभी नहीं बता रही। ठीक है, अभी नहीं बता रही, बता दूंगी बाद में। जनाब फर्स्ट ऑडिटर पढ़ लिया? जल्दी से बताएंगे जी, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। फर्स्ट ऑडिटर कब रिटायर होता है? फर्स्ट एजीएम नहीं, फर्स्ट AGM। गुड। और फर्स्ट ऑडिटर की मैक्सिमम टर्म कितनी है? 16 मंथ्स। शाबाश। सबसीक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? नहीं सभी गलत, बाकी सब ने सही लिखा है। सभी बेटा आपने कहा कि मेंबर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, लाजमी तो नहीं है, दूसरा भी तो ऑप्शन पढ़ा ना चंदा। ठीक है। अच्छा अगला सवाल, कौन से दो लोग हैं जो कि सब्सीक्वेंट ऑडिटर को रिकमेंड कर सकते हैं? कौन से दो लोग हैं जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर को रिकमेंड कर सकते हैं? जी आयशा ने इसको जैसे स्ट्रक्चर किया, देखिए आयशा ने लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स विद 10% वोटिंग पावर। आयशा बस इसमें एटलीस्ट लिख देती तो सही था, बाकी सेंटेंस ठीक है। 10% शेयर होल्डिंग नहीं है फंसी, 10% वोटिंग पावर है। शेयर होल्डिंग और वोटिंग पावर में फर्क होता है। सारे शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स अटैच नहीं होते ना, क्या ख्याल है? क्या मैं सही कह रही हूँ? सारे शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स अटैच नहीं होते, है ना? तो इसलिए हमेशा हमेशा वोटिंग पावर लिखिएगा, कभी भी शेयर होल्डिंग मत लिखिएगा। आपको बहुत सारी किताबों में शेयर होल्डिंग नजर आएगा, आप मुझे मैसेज भी करेंगे मैम इस किताब में शेयर होल्डिंग लिखा है, मगर मैं अपनी बात पे कायम हूँ, वोटिंग पावर ही लिखेंगे। और आपको भी समझ आ रही होगी ना लॉजिक, क्या ख्याल है? समझ आ रही है? शेयर होल्डिंग तो जैसी भी होती है ना बेटा, कुछ ऐसे भी तो होती है शेयर होल्डिंग जिसके साथ वोटिंग राइट्स अटैच नहीं होते, तो फिर उस शेयर होल्डिंग का कोई फायदा है? अपनी नाक में डालूं उसको? समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है ओके। सो ये हो गया जी फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, फिर हो गए जी सबसीक्वेंट ऑडिटर्स। सबसीक्वेंट ऑडिटर्स कब रिटायर होते हैं?
जी, सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स रिटायर होते हैं पहली एजीएम पे, जो कि उनकी अपॉइंटमेंट के बाद होती है। ठीक है, तो जिस एजीएम के अंदर उन्होंने फाइनेंशियल्स प्रेजेंट किए हैं वो उस पर रिटायर हो जाते हैं। क्या सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स या क्या फर्स्ट ऑडिटर्स दोनों रीअपॉइंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ओके गुड। अब तीसरा है डायरेक्टर की टाइप, जिसको कहते हैं जी कैजुअल वैकेंसी। ये क्या होती है देख लेते हैं। कहते हैं कैजुअल वैकेंसी ये है कि कोई ऑडिटर मर गया है, ठीक है, किसी ऑडिटर की डेथ हो गई है, या किसी ऑडिटर को हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है, या कोई ऑडिटर छोड़ के चला गया है, कुछ भी ऐसा हो गया था, कोई ऑडिटर अनसाउंड हो गया है, कोई ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया है, कोई भी वजह हुई है जिसकी वजह से ऑडिटर की सीट खाली है, ऑडिटर की सीट खाली है, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में एक कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, ऑडिटर की सीट खाली है, ठीक है। तो ऑडिटर की सीट खाली अगर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर है जो कि छोड़ के चला गया, या सब्सीक्वेंट में से कोई ऑडिटर है जो कि छोड़ के चला गया, तो इस कैजुअल वैकेंसी को भरने की जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की विद इन 30 डेज। जैसे ही ये कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी, इसकी क्रिएशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऑडिटर की सीट भरनी है, और इसकी टर्म भी कब तक होगी? टिल नेक्स्ट एजीएम। तो अगर एजीएम से 2 महीने पहले पुराना वाला ऑडिटर छोड़ के चला गया, क्योंकि आपको पता है ना तकरीबन साल पहले आपने अपॉइंट किया हुआ होता है, तो अगर वो पुराना वाला ऑडिटर एजीएम से 2 महीने पहले 1 महीने पहले छोड़ के चला गया, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आप एक नया ऑडिटर रखेंगे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होने के 30 दिन के अंदर अंदर, और वो चाहे 1 महीने के लिए आए चाहे 2 महीने के लिए आए, वो अपना ऑडिट करेगा, ऑडिट करके एजीएम पे वो भी रिटायर हो जाएगा। तो ये नहीं होता कि अभी तो आया था, हाँ रीअपॉइंट कर लें तो कर लें, लेकिन रिटायर लाजमी होना है। दे हैव टू प्रेजेंट देमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट एवरी ईयर इन एवरी एजीएम। जनाब सभी पूछ रहे हैं कि मैम अगर आईकैप की बुक में भी शेयर होल्डिंग लिखा है तो क्या लिखा जाए? तो चंदा जो मैं आपको बता रही हूँ वो लिखिए ना, वोटिंग पावर लिखना है आपने, ठीक है। मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। जनाब करेंगे करेंगे सभी करेंगे, किताब से भी पढ़ना है चंदा, फिक्र मत करो। जी फसी रिमेनिंग पीरियड, जी जरनब रिमेनिंग पीरियड, वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि मतलब अब एजीएम होने में जितना भी टाइम रह गया है बस तब तक ये रहेगा, जैसी एजीएम होगी अपना काम करेगा, टाटा बाय बाय। जनाब चौथी टाइप का ऑडिटर है विच इज अपॉइंटेड बाय एसीसीपी। अब जिन लोगों ने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा उनको शायद इस इदारे के बारे में ना पता हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस इदारे का बेसिकली क्या काम है? इस इदारे का काम है कंपनीज को रजिस्टर करना, ये कंपनीज का बाप है, ठीक है। जितनी भी कंपनीज हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर कंपनी की जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ऐसे ही कोई भी उठ के कंपनी नहीं बन सकता। इसका मतलब है यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ समवेयर, सो देयर हैज टू बी अ रेगुलेटर। क्या मैंने बैठे बैठे कह दिया कि मैं आईकैप की मेंबर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बैठे बैठे कह दिया? हाँ, क्या ख्याल है? खून पसीना बहाया है, सिर्फ खून पसीना नहीं आंसू भी बहाए हैं ठीक है। तो इसका मतलब है कोई रेगुलेटर है ना बेटा कि जो मुझे बता रहा है कि तुम आईकैप की मेंबर हो। इसी तरह एक रेगुलेटर है जिसका नाम एसीसीपी है, वो इदारों को बता रहा है कि तुम एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, ठीक है। तो जो बेसिकली एसीसीपी है, बेसिकली जो एसीसीपी है वो एक ऐसा इदारा है कि जिस इदारे के पास सारी कंपनीज आके रजिस्टर होती हैं, तभी उनको कंपनी का दर्जा मिलता है। ऐसे ही कोई मैं एकदम कपड़े की दुकान खोल लूं और बोलूं कि मैं कंपनी हूं, तो ऐसे ही मैं कंपनी नहीं बन जाती, ठीक है। सो कहते हैं कौन सी ऐसी सूरत है कि जहां पर एसीसीपी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, देख लेते हैं। कहते हैं अगर कंपनी ऑडिटर को ना अपॉइंट कर सके तो फिर एसीसीपी को इंटरवीन करना पड़ता है। ये 4 सिचुएशंस हैं कि जहां पर एसीसीपी खुद ही से ऑडिटर आपके लिए अपॉइंट कर देगा। कौन सी 4 सिचुएशंस देख लेते हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जब आप 90 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन कौन सा दिन होता है? जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। कहां से? रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्रार कौन? एसीसीपी का नुमाइंदा। एसीसीपी के अंदर मौजूद वो इंसान, ह्यूमन, बिकॉज एसीसीपी इज नॉट ह्यूमन। तो वो जो ह्यूमन बीइंग है वो आपके सारे कागजात रजिस्टर करता है और बोलता है जी आज से आप कंपनी है, आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है।
अगर मैं कहूं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट की तरह है तो गलत कहूंगी? हाँ, सही है ना? जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है ऐसे कंपनीज का भी होता है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। हर कंपनी में लगा हुआ होता है। मैंने भी लगाना है अभी इधर मनाबी का अपने ऑफिस में। अच्छा याद आया। ठीक है, ओके। सो अब कहते हैं कि जी आपका जो पहला ऑडिटर है वो इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अंदर रखना है, और इनकॉर्पोरेशन की डेट वो डेट है जो आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे डली हुई है। और किसने रखना है 90 दिन के अंदर अंदर? जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और अगर ना रखा और ये बात एससीसीपी को पता चल गई तो फिर एससीसीपी खुद रख देगा ऑडिटर। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, अगर आप एजीएम पे सब्सीक्वेंट ऑडिटर ना रख पाए, जैसे कि जरनब ने कहा था कि मैम अगर लड़ाई हो जाए उस टाइम पे 10% तक वोटिंग पावर रखने वाले मेंबर कह रहे हैं हमने अपना रखना है, मजीद कोई और 10% वाले इकट्ठे हो गए वो कहते हैं जी हमने अपना रखना है, झगड़ा हो गया है ना? तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा एजीएम पे, और ये बात एससीसीबी को पता चलेगी। तो जब एससीसीबी को ये बात पता चलेगी तो फिर एससीसीबी खुद से आके आपकी कंपनी पे अपना एक पसंदीदा जो भी उनको पसंद हो वो ऑडिटर रख सकते हैं। ठीक। तीसरी सिचुएशन, आपने 30 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी पूरी ही नहीं की, फिल ही नहीं की, किसकी जिम्मेदारी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बिल्कुल नहीं की इन्होंने। और चौथी सिचुएशन, ऑडिटर अपॉइंट किया है और वो कह रहा है नहीं मैंने नहीं काम करना, तो ऐसी सूरत में भी आ सकता है एससीसीपी और आपके बिहाफ पे आपकी कंपनी का ऑडिटर खुद से अपॉइंट कर सकता है कि भाई तुमसे ना होगा, ठीक है, हम ही कर लेते हैं ये काम। तो ये 4 सिचुएशंस हैं कि जहां पर एससीसीपी अपनी मर्जी का ऑडिटर आपके ऊपर अपॉइंट कर सकता है। सो बेसिकली अगर आपने अपना काम नहीं किया तो मजबूरन एससीसीपी को आके आपका काम करना पड़ेगा। क्या यहां तक किसी का कोई सवाल? अब एससीसीपी ये काम अपनी मर्जी से भी कर सकता है अगर एससीसीपी को पता चल गया ऑन ओन मोशन, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एससीसीपी को कंपनी ने या मेंबर्स ने कोई पिटीशन जमा करवाई है कि मेंबर्स हैं वो जाके कह रहे हैं कि भाई ये तो लड़े जा रहे हैं, हर बंदा 10% रखने वाला अपना ऑडिटर ले आया है और वो मीटिंग में वोट ही नहीं करने दे रहे, हमें झगड़े चल रहे हैं, तो भाई आप ही इस वक्त ऑडिटर रख दीजिए। ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में मेंबर्स भी जाकर शिकायत कर सकते हैं एससीसीपी को, और कंपनी खुद भी जाके शिकायत कर सकती है एससीसीपी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रेजोल्यूशन खुद से पास कर ली और एससीसीपी को शिकायत लगा दी कि हमारे मेंबर्स आते हैं मीटिंग में, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, झगड़े करते हैं, चले जाते हैं, हम ऑडिटर ही नहीं अपॉइंट कर पा रहे, ये रेजोल्यूशन ही पास नहीं करते। समझ रहे हैं बेटा मेरी बात? तो कंपनी खुद भी शिकायत कर सकती है एससीसीपी को और ऑडिटर मेंबर्स भी जाके शिकायत कर सकते हैं एससीसीपी को, और दोनों सूरतों में एससीसीपी जो है ऑडिटर अपॉइंट करेगी और अगेन उस ऑडिटर की टर्म नेक्स्ट एजीएम तक ही होगी। तो इसका मतलब है ये तो साबित है कि कोई भी ऑडिटर ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिटायर ना हो। हर ऑडिटर हर साल रिटायर होगा, अगर रीअपॉइंट हो गया, नहीं हुआ नहीं, बट यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट एवरी ईयर। क्या आपको बात समझ आ गई? जनाब अब रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों से कल मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कल तो फ्राइडे है, कल का क्लास का टाइम आप लोग नहा धोकर आइएगा, ठीक है। और 1:30 बजे जुमा होता है आपके घर में? अभी सैटरडे ऑन नहीं है बेटा। जी जुमा कितने बजे होता है मैं पूछ रही हूँ? हाँ 31 पे होता है ना, हाँ 31 पे खुतबा शुरू होता होगा ना। हाँ तो 1:15 तक क्लास होगी इंशाल्लाह। नहा धोकर आइएगा, पहले से तैयार होकर आइएगा, ठीक है। ओके जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है।
मोइज आप हैंड रेस कर रहे हैं, माइक ऑन करूं आपका? ओके करती हूँ बेटा। जी बेटे मोइज। हाँ जी बेटे बिल्कुल बोलिए। तो बस मुझे पूछना था कि जो लास्ट स्लाइड जो है उसमें जो मेंबर की रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें कोई भी मेंबर अप्लाई कर सकता है एसएससी? हाँ कोई भी मेंबर जाके शिकायत लगा दे। नहीं नहीं, वोटिंग पावर का कोई मसला नहीं है इसमें। डेफिनेटली डेफिनेटली एविडेंस देना होगा। ठीक है। ठीक है ओके बेटे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।